चलिए, तो रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है मैंने, ठीक है। अभी तक तो हमने फिलहाल कुछ पढ़ा है नहीं, ठीक है। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ आपकी वीडियो के लिए, ठीक है। इफेक्टिव स्पैन ऑफ बीम आप समझ ही गए हैं। इफेक्टिव स्पैन सबसे पहला क्लॉज है हमारा, ठीक है। तो आज हम आईएस कोड के सारे प्रोविजंस पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ बीम के लिए। तो क्लॉज 22.2 पेज 34 यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। अपने आईएस कोड खोल के रखिएगा, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम का इफेक्टिव स्पैन के लिए आज सबसे पहले बात करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर आप सिंपली सपोर्टेड का मैंने आपको समझाया है यहाँ पर, ठीक है। तो एल क्लियर क्या होता है आपका, सपोर्ट के फेस से जो डिस्टेंस होता है वो होता है एल क्लियर, ठीक है। एल क्लियर किसके लिए यूज करते हैं, सबको याद होगा, यू के लिए, हम शेयर के लिए यूज करते थे एल क्लियर, है कि नहीं। तो एल क्लियर भी हमारा इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव डेप्थ किसके लिए यूज करते हैं, बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या यूज करते हैं हम, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एल क्लियर गिवन हो या एल इफेक्टिव गिवन हो, दोनों में से ही हम जो भी हमें यूजफुल वैल्यू होगी वो हम निकाल लेंगे, है ना। तो एल क्लियर से हम एल इफेक्टिव से कैसे पहुंचेंगे, हमें एल क्लियर गिवन होगा तो हम दो वैल्यू निकालेंगे, एल क्लियर प्लस डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ सपोर्ट, और एल क्लियर प्लस बी, बी क्या है, इफेक्टिव विड्थ, ठीक है। या तो हम एल एन लेंगे, ये एल एन है कि नहीं। एल एन क्या है आपका, एल क्लियर से हम यहाँ सपोर्ट की मिड तक गए और यहाँ से हम सपोर्ट की मिड तक गए, और टोटल सपोर्ट का जो विड्थ है वो डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू बाई टू यहाँ पर, डब्ल्यू बाई टू यहाँ पर, तो एल क्लियर प्लस डब्ल्यू हो गया, ठीक है। और एक होता है एल क्लियर प्लस डी। तो दोनों दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी, दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम क्या मानेंगे, इफेक्टिव डेप्थ, क्या मानेंगे उसको, इफेक्टिव डेप्थ। और इसी से हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, ठीक है। और ये याद रखना, शेयर के लिए हम एल क्लियर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो दो चीजें ध्यान रखना, स्मॉलर यूज करना है एक तो, ठीक है, स्मॉलर वैल्यू यूज करनी है हमें, और दूसरा इफेक्टिव डेप्थ किसके लिए यूज होती है, बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इफेक्टिव स्पैन ऑफ बीम इज टेकन एज द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ या फिर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट, वो क्या हो गया, एल क्लियर प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट, ठीक है, समझा दिया मैंने आपको। चलिए अब कंटिन्यूअस बीम क्या होता है बोलेंगे। देखिए क्या होता है, आपका बिल्डिंग जो बनती है ना, ऐसे बनती है, समझ लीजिए ये आपका बीम होता है और ये बहुत सारे कॉलम होते हैं, ठीक है। समझ लीजिए ये वो फ्लोर है जहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, और बीम खत्म नहीं हुई, वहां पर बीम आगे बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो जब दो से ज्यादा सपोर्ट्स होते हैं और बीम सपोर्ट से खत्म नहीं होता, वो सपोर्ट से आगे बढ़ता ही जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कंटिन्यूअस बीम। क्या बोलते हैं उसको, कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। स्लैब भी आपका कंटिन्यूअस बीम की तरह एक्ट करता है, कैसे, जैसे ये आपका एक बीम है और ये आपका एक बीम है, ठीक है। स्लैब इसके ऊपर ऐसे बैठता है, ठीक है, ऐसे बैठता है, को समझा दूंगा मैं, ठीक है। उसके नीचे से बीम जा रहे होते हैं, ठीक है। स्लैब भी एक कंटिन्यूअस बीम की तरह ही एक्ट करता है, ठीक है ना। कैसे एक्ट करता है, अब इसमें हम कैसे निकालेंगे इसका इफेक्टिव स्पैन वो हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, in case of continuous beam or slab, if the width of support मतलब w, ठीक है, w is less than 1/12 of clear span, बहुत important, clear span, effective नहीं, clear span, then the effective span is taken as an a। मतलब ऐसे समझ लीजिए, मैं अच्छे से बनाता हूँ, ऐसे ये आपका बीम है, ठीक है, और इसके नीचे आपके सपोर्ट्स है, ठीक है, और ये आपका एल क्लियर है, ठीक है। आपको इस वाले सेक्शन का आपको इफेक्टिव स्पैन चाहिए, और यहाँ पर जो इसका विड्थ है ना, तो W है, इज लेस देन क्लियर स्पैन बाई 12, क्लियर स्पैन बाई 12, ठीक है, इज लेस देन दैट। तो हम कैसे निकालेंगे इसका इफेक्टिव स्पैन, ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट में निकाला था, ठीक है। एल क्लियर प्लस W और एल क्लियर प्लस D, दोनों का जो मिनिमम होगा वो इसका आंसर आ जाएगा। पर कब, जब आपका सपोर्ट का जो विड्थ है वो एल क्लियर स्पैन के 1/12 से कम है, ठीक है ना। अगर ज्यादा है तो क्या करेंगे, उसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी आपके क्वेश्चन में एल इफेक्टिव निकालने के लिए बोलेगा, सबसे पहले आप कंटिन्यूअस बीम के लिए उसका विड्थ की वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है, विड्थ की वैल्यू चेक करेंगे और एल क्लियर की वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है, और दोनों को कंपेयर करेंगे, एल क्लियर बाई 12, ठीक है, और विड्थ ऑफ सपोर्ट, दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर विड्थ ऑफ सपोर्ट इज लेस देन एल क्लियर बाई 12, तब
आपका जो इफेक्टिव स्पैन का फॉर्मूला है वो वही होगा जो आपका सिंपली सपोर्टेड के लिए था। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक है, चलिए प्रिंस यार प्लीज आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है? वैसे भी 2 बार रिपीट कर चुका हूँ मैं सेम चीजें, ठीक है ना? हम बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप, ठीक है? चलिए, और बाकी आप चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब अगर सपोर्ट का विड्थ आपका 1/12 से ज्यादा हुआ तो क्या करेंगे? 1/12 से ज्यादा या फिर 600 mm, ठीक है? 600 mm का भी एक लिमिट है, ठीक है ना? whichever is less, समझेंगे अभी, ठीक है? if the width of support is greater than 1/12 of the clear span, ठीक है, और 600 mm, whichever is less, ठीक है? अगर 600 mm से ज्यादा का सपोर्ट है आपको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? सीधा आपको ये सेकेंड वाला रूल लगाना है, तो हम वही पढ़ेंगे, ठीक है? अगर 600 mm से कम है बिट का सपोर्ट का बिट, तो ही आप चेक करेंगे कि एल क्लियर बाई 12 से कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, ठीक है? पर अगर वो 600 mm से ज्यादा है विड्थ ऑफ सपोर्ट ऑलरेडी, तो अपने आप आपका सेकेंड केस लग जाएगा, ठीक है? चलिए, और द एंड स्पैन विद वन एंड फिक्स्ड एट द अदर एंड कंटिन्यूअस, ठीक है? और फॉर इंटरमीडिएट स्पैन the effective span shall be taken as the clear span between the supports। क्या मतलब इसका? देखिए, जैसे आपका यहाँ पर फिक्स्ड है, ठीक है, समझ लीजिए फिक्स्ड है, और ये आपका बीम है और ये आपके सपोर्ट्स है यहाँ पे, ठीक है? ये आपके सपोर्ट्स है, यहाँ पे सपोर्ट्स है, ठीक है? आगे बढ़ रहा है ये बीम, ठीक है, मैंने बनाया नहीं है, आगे भी बढ़ रहा है ये बीम। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव स्पैन होगा, देखिए फिक्स्ड है, ठीक है, ये फिक्स्ड है और ये कंटिन्यूअस है कि नहीं? इस बीम के आगे भी जा रहा है, इस सपोर्ट के आगे भी जा रहा है बीम, है ना? तो ये कंटिन्यूअस है, तो इफेक्टिव स्पैन क्या होगा आपका? इफेक्टिव स्पैन आपका सिंपली हो जाएगा एल क्लियर, ठीक है? यही आपका इफेक्टिव स्पैन के इक्वल इक्वल होगा, ठीक है? यही आपका इफेक्टिव स्पैन के इक्वल होगा। और ये कब होगा? जब आपका विड्थ ऑफ सपोर्ट इज ग्रेटर देन एल क्लियर बाई 12, ठीक है, और 600 mm, whichever is less, ठीक है? अब क्या करेंगे? एल क्लियर बाई 12 निकालेंगे, 600 mm निकालेंगे, जो भी कम होगा उससे आप विड्थ ऑफ सपोर्ट को कंपेयर करेंगे, ठीक है? अगर विड्थ ऑफ सपोर्ट उससे ज्यादा हुआ तो आपका ये सेकेंड वाला रूल लगेगा, ठीक है? तो सेकेंड वाले रूल का पहला रूल क्या है? अगर एंड स्पैन मतलब एंड स्पैन, यही तो एंड स्पैन है ना, एंड में यहीं पर एंड हो रहा है, फिक्स के बाद तो नहीं जाएगा बीम, ठीक है? उसका एक सपोर्ट आपका फिक्स्ड है और दूसरा सपोर्ट आपका कंटिन्यूअस है, ठीक है? तो आपका इफेक्टिव स्पैन क्या होगा? एल क्लियर ही आपका खुद ब खुद इफेक्टिव स्पैन बन जाएगा, ठीक है ना? ये डायग्राम अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बहुत ज्यादा क्लियर डायग्राम आगे आएगा, ठीक है? तो आप वरी मत कीजिएगा, ठीक है? चलिए, एंड स्पैन विद वन एंड फ्री एंड द अदर एंड कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या है? ये समझ लीजिए कि आपका बीम है ये, ठीक है? यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है, और यहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है? तो ये फ्री है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है, ये फ्री है, ठीक है? यहाँ पर कैसे निकालेंगे आप? यहाँ पर आप ऐसे निकालेंगे कि ये आपका एल क्लियर है, ठीक है, फेस ऑफ सपोर्ट तक ये आपका लेंथ है एल क्लियर, ठीक है? तो एल क्लियर, ठीक है, प्लस d/2, ठीक है, और एल क्लियर प्लस width/2, ठीक है, इन दोनों का मिनिमम, ठीक है? ये केस ध्यान से देखो, इस डायग्राम को ध्यान से देखो और बताओ इस डायग्राम में कोई डाउट है क्या? ये हमारे सेकेंड केस का सेकेंड सब केस है, जब आपका जो एंड स्पैन है वो आपका फ्री है एक तरफ से और एक तरफ का सपोर्ट जो है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है? तो उसका क्लियर स्पैन गिवन रहेगा, आपको क्लियर स्पैन गिवन रहेगा, तो क्लियर स्पैन प्लस d/2 इफेक्टिव width/2, या फिर क्लियर स्पैन प्लस w/2। यहाँ पे w क्या है? यहाँ पे w आपका विड्थ ऑफ सपोर्ट है, ठीक है? और विड्थ ऑफ सपोर्ट किससे बड़ा होगा? lc/12, ठीक है, और 600 mm, ठीक है, whichever is less, whichever is less, ठीक है? ये तब लगेगा ये वाला केस, ठीक है? अब डायग्राम देखिए तो मैं डाउट देखता हूँ, ठीक है? बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए आप किसका यूज करने के लिए बताया? बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए आप एल इफेक्टिव यूज करेंगे राजीव, ठीक है? एल इफेक्टिव, ठीक है?
चलिए, तो ये क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। आपसे जूम पे लेंगे क्लास यार, जूम पे ही मेरे ख्याल से ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। चलिए, इफेक्टिव स्पैन का क्लॉज जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये देखिए, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये कैंटिलीवर है, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस में देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर एल, यहाँ पर उसने, यहाँ ये वाला जो है, ये देखिए, ये आपका यहाँ पे फ्री है, ठीक है, यहाँ पर फ्री है ये, ठीक है। और यहाँ पर ये कंटिन्यूअस सपोर्ट है, ठीक है। एल इफेक्टिव क्या होगा? एल क्लियर, समझ लीजिए ये एल क्लियर है आपका, ठीक है। एल क्लियर प्लस W/2 या फिर एल क्लियर प्लस D/2, whichever is less, whichever is less, ठीक है। और ये कब यूज होगा? जब W आपका LC/12 या 600 जो भी मिनिमम है उससे बड़ा है, ठीक है। तो आपको मेनली दो वैल्यूज यूज करनी, दो वैल्यूज पर ध्यान रखना है, LC/12 और 600, ठीक है। इन दोनों में से जो भी कम होगा उसको आप W से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर W 600 से बड़ा हो गया अपने आप ही तो फिर तो कोई राय ही नहीं है, दूसरा केस यूज होगा सीधा, ठीक है। चलिए, अब कैंटिलीवर का देखते हैं। अब अगर देखेंगे जो कंटिन्यूअस स्लैब है, कंटिन्यूअस बीम है, कंटिन्यूअस बीम में सेकंड केस था कि आपका एंड स्पैन में ये फ्री है और ये कंटिन्यूअस है ना। तो ये एक तरीके का कैंटिलीवर तो बन गया, एक तरीके का ये कैंटिलीवर तो बन गया, है ना। तो अगर ये कैंटिलीवर ही बन गया तो ये वाला जो केस है, ये सेम केस आपका कैंटिलीवर में लग जाएगा, है कि नहीं। अब देख रहे हो यहाँ पे, देखो सेम केस कैंटिलीवर में लगा हुआ है। क्या है? एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू क्लियर स्पैन, ठीक है, प्लस D/2, ठीक है। Effective length of cantilever shall be taken at its length to the face of the support plus half the effective depth, ठीक है, half the effective depth। यहाँ पे W/2 नहीं है, W/2 नहीं है, क्यों? क्योंकि कैंटिलीवर तो फिक्स्ड होता है ना, समझ लीजिए आपकी दीवार के अंदर घुसा हुआ है, तो दीवार तो बहुत बड़ी होगी, है ना। कैंटिलीवर ऐसे घुसा हुआ है, ये फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट का मतलब क्या है? दीवार होगी वहां पे, है कि नहीं। सिंपली सपोर्टेड तो होगा नहीं कैंटिलीवर, दीवार होगी, तो दीवार तो बहुत मोटी होगी यार, है ना। ऑब्वियसली दीवार की चौड़ाई जो होगी वो आपकी बीम के इफेक्टिव डेप्थ से ज्यादा होगी, तो W/2 लेने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, है ना। कैंटिलीवर में सीधा आपका एल क्लियर प्लस D/2 कर दो आप, एल क्लियर प्लस D/2, ठीक है। तो आपको सारे रूल समझ में आ गए ना, कि आपका पेज नंबर 35 से मैं हूबहू चीजें बोल रहा हूँ, ठीक है। बस डिफरेंस ये है यहाँ पे डायग्राम आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो कैंटिलीवर भी इस तरीके से समझा दिया है मैंने आपको, ठीक है ना। बस देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है, ठीक है। लेंथ ऑफ ओवरहैंग प्लस हाफ द इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। लेंथ ऑफ ओवरहैंग क्या है? एल क्लियर ही हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। कैंटिलीवर है तो ये ओवरहैंग है ना, ओवरहैंग क्यों? ये एंड में सपोर्ट नहीं है, फ्री है ये, तो यही ओवरहैंग है आपका, ओवरहैंग एल सी है, ठीक है। तो एल सी प्लस D/2, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ बाई 2, ये आपका एल इफेक्टिव है कैंटिलीवर में, सिंपल, कोई केस नहीं, कोई आपका W से कंपैरिजन नहीं, कुछ नहीं, एल सी प्लस D/2 सीधा, ठीक है। समझ गए? ठीक है। एक्सेप्ट वेयर इट फॉर्म द एंड ऑफ अ कंटिन्यूअस बीम, बताया था मैंने आपको। कंटिन्यूअस बीम में जो लास्ट केस था वो क्या था? जब एंड स्पैन हमारा फ्री हो एक तरफ से, एक तरफ से क्या हो आपका सपोर्ट हो उसमें, ठीक है। तो हम उसमें क्या लेते थे? एल सी प्लस W/2 या एल सी प्लस D/2, whichever is less, है ना। कंटिन्यूअस बीम के लास्ट वाले केस में तो वही बोल रहा है, एक्सेप्ट वेयर इट फॉर्म्स द एंड ऑफ अ कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। इस केस की बात कर रहा है, ठीक है। तो वहां पर हम एल इफेक्टिव कहां तक लेंगे? W/2 तक, कहां तक लेंगे? W/2, मैंने बताया था आपको, ठीक है। एल सी प्लस W/2, एल सी प्लस D/2, whichever is less, ठीक है। ये बोल रहा है एल सी प्लस W/2 वाला केस भी आप कंसिडर करेंगे अगर वो कैंटिलीवर आपका कंटिन्यूअस बीम का एंड फॉर्म कर रहा है तो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बढ़ेंगे इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ वैसे मैंने बता ही रखा है आपको क्या होता है, आपका बी में समझ लो, ठीक है। और ये आपका रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। तो टॉप टॉप लेयर से लेकर आपका रीइंफोर्समेंट के मिड तक आपकी डेप्थ होती है, वो क्या होती है? इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। बताया था मैंने आपको, इतना यूज किया है हमने, है ना। क्वेश्चंस किए थे एनालिसिस ऑफ सिंगल रीइंफोर्स्ड बीम में, है ना। तो उसमें ओवरऑल डेप्थ गिवन थी हमें,
ओवरऑल डेप्थ से हम डी निकालते थे, कैसे निकालते थे, इफेक्टिव कवर माइनस करके। इफेक्टिव कवर मैंने बताया था आपको, बीम के बॉटम से आपके टेंशन रीइंफोर्समेंट के मिड तक क्या होता था, इफेक्टिव कवर, है ना। तो इफेक्टिव कवर माइनस करके हम डी निकालते थे, है ना। तो डी तो सबको पता ही है, बस यहाँ पर आपका मेरे को आपको बेसिक रूल समझाने हैं बीम्स के, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ बीम, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइड मतलब मिड ऑफ द एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट एंड द टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर, ठीक है। टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर क्यों बोलते हैं इसको, तो सबको पता ही है ना, बीम ऐसे बेंड करता है ना, ऊपर कंप्रेशन होता है ना। तो इसी का तो हम सेक्शन बनाते हैं, इसी का सेक्शन तो बनाते हैं हम यहाँ पर, जब एरिया समझ लीजिए ये आपका बीम 3D बना दिया मैंने आपको, 3D बना दिया, तो इसी की तो बात करते थे हम, यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील देते थे, है ना। तो ये कंप्रेस्ड तो है, यहाँ पर कंप्रेशन है, यहाँ पे कंप्रेशन है, तो इसी कंप्रेशन से लेकर आपका एरिया ऑफ स्टील के मिड तक, ठीक है। 3D बना के दिखा दिया बस आपको थोड़ा समझाने के लिए, ज्यादा कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, ठीक है। इसी की एनालिसिस करते हैं हमेशा, ठीक है ना। वो थोड़ा 3D बना के दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है, समझ गया ना। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है, ठीक है। इट इज द टोटल, इट इज इक्वल टू टोटल डेप्थ। टोटल डेप्थ क्या होता है, ओवरऑल डेप्थ आपका, ठीक है। ओवरऑल डेप्थ ही होता है, ओवरऑल डेप्थ समझ लो ये है आपका अगर, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक, तो वो माइनस आपका इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर कहाँ तक होता है आपका, बॉटम से लेकर एरिया ऑफ स्टील के मिड तक, ठीक है। तो डी माइनस इफेक्टिव कवर, ठीक है। डी क्या है, ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। ओवरऑल डेप्थ से इफेक्टिव कवर माइनस कर लो, आपका आ जाएगा इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ में इफेक्टिव कवर प्लस कर लो तो आ जाएगा ओवरऑल डेप्थ, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ कहाँ यूज होता है, ओवरऑल डेप्थ कहाँ यूज होता है, सब समझेंगे हम, ठीक है। दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए, कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, पेज नंबर 37 खोल के बैठना सब लोग यार, ठीक है। कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन आपका सिर्फ कुछ रूल्स हैं जिनके हिसाब से आपको कोड बताता है कि ये वाले अगर रूल्स आप फॉलो करेंगे तो आपका डिफ्लेक्शन आपका इतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल है, अगर हम स्लैब के लिए कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम स्लैब के लिए कर रहे हैं तो 1 मीटर लेंथ कंसिडर करते हैं, ठीक है। ऐसे भी बीम में भी यही कंसिडर करते हैं, 1 मीटर लेंथ ही कंसिडर करते हैं हम, ठीक है। और वैसे भी 1 मीटर लेंथ की अब क्यों बात कर रहे हैं, हम तो पर मीटर लेंथ की बात करते हैं ना हमेशा। हम जब भी कोई लोड लेते हैं, यूडीएल लेते हैं, वो कैसे गिवन होता है क्वेश्चन में, 20 किलोन्यूटन पर मीटर, 15 किलोन्यूटन पर मीटर, समझ रहे हो। लेंथ तो हमेशा 1 मीटर लेते हैं ना, 1 मीटर लेना ले कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। समझ में आया राजीव, ठीक है ना। 1 मीटर लेंथ लेना ले उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो वैसे भी पर यूनिट लेंथ ही गिवन होता है क्वेश्चन में, है ना। जो भी आपका डेड वेट है कंक्रीट का, उसको हम बी और डी से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा पर मीटर लेंथ में आ जाएगा, ठीक है। वही तो बोल रहा हूँ ना, पर मीटर तभी तो लगता है, क्योंकि 1 मीटर लेंथ के लिए कंसिडर करते हैं हम हमेशा, ठीक है। क्योंकि जब भी आप बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हो बताओ, बेंडिंग मोमेंट में आप डब्ल्यू को एल से मल्टीप्लाई करते हो, है ना। क्यों मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि पर मीटर लेंथ गिवन होता है ना वो, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, इसमें क्या है आपका, डिफ्लेक्शन कंट्रोल करने के लिए आपका एक ही फॉर्मूला है, वो है आपका एल बाई डी, ठीक है। ये क्या है, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। ये है आपका इफेक्टिव डेप्थ और ये है आपका इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ और इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, इनका जो रेशियो है, इनका जो रेशियो है, इसी से हम डिफ्लेक्शन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एल बाई डी, और कौन सा डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन। वर्टिकल डिफ्लेक्शन मतलब कैसा, ऐसा बीम में पहले बेंडिंग के वजह से ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। तो ये जो डिफ्लेक्शन हो रही है, ये जो डिफ्लेक्शन हो रही है, इस डिफ्लेक्शन कंट्रोल करने के लिए हम एल बाई डी रेशियो से, ठीक है। तो हमने अभी तक 3 तरीके की बीम की बात करी, सिंपली सपोर्टेड बीम, कंटिन्यूअस बीम, कैंटिलीवर बीम, ठीक है। तो इन्हीं 3 बीम्स का एल बाई डी रेशियो किससे कम होना चाहिए, ठीक है, इससे कम होना चाहिए, वो हम देखेंगे, ठीक है। कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं, कम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। A beam and slab, the vertical deflection limit may be assumed to be satisfied if the span to depth ratio, ठीक है। span मतलब effective depth, effective span और depth मतलब effective depth ratio,
आर नॉट ग्रेटर देन दी फॉलोइंग। ठीक है, सब आईएएस कोड से बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, पेज नंबर 37 खोल के बैठना। ठीक है, कोई गलती दिखे तो बताना। ठीक है, फॉर स्पैन अप टू 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर के स्पैन तक, 10 मीटर के इफेक्टिव स्पैन तक हम ये रेशियोज फॉलो करेंगे। ठीक है, देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए इफेक्टिव स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू 20। ठीक है, इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे जाके आपको क्या होगा, इफेक्टिव स्पैन तो गिवन होगा आपको। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ गिवन नहीं होगा। ठीक है, डेप्थ गिवन नहीं होगा। ठीक है, तो शुरुआत में एज्यूम करने के लिए कि डेप्थ कितना ले हम, उसको एज्यूम करने के लिए हम ये यूज करेंगे। ठीक है, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम आपको गिवन होगा। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ आपका, इफेक्टिव स्पैन आपका 8 मीटर गिवन है। ठीक है, तो 8 मीटर बाई इफेक्टिव डेप्थ लेस देन इक्वल टू 20। तो इससे हमारा एक डी की वैल्यू आ जाएगी, जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, और उसके बाद आगे जब एनालाइज करते हैं तो डी इससे कम आता है ज्यादा आता है वो देखा जाएगा, पर डी को स्टार्ट करने के लिए, डी का एक वैल्यू एज्यूम करने के लिए हम ये क्राइटेरिया यूज करते हैं। ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हो गया, इफेक्टिव स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ शुड बी लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, ठीक है, चलिए उसके बाद कैंटिलीवर बीम के लिए इफेक्टिव स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू 7। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, और कंटिन्यूअस बीम के लिए स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ इज लेस देन इक्वल टू 26, लेस देन इक्वल टू 26। ठीक है, समझ में आ गया ना। अभी हम लोग 10 मीटर के स्पैन तक का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर इससे बड़ा हुआ तो क्या करेंगे वो देखेंगे अभी हम। ठीक है ना, ठीक है, समझ गए। अगर उससे बड़ा होगा तो क्या करते हैं हम, ये जो वैल्यूज है समझ लीजिए, इन वैल्यूज को मैंने बता दिया x। ठीक है, समझ लीजिए ये x है। ठीक है, तो इन वैल्यूज से हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 बाई स्पैन का एक वैल्यू। ठीक है, एक फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं 10 बाई स्पैन। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो हमारा वैल्यू आता है उसको हम सेटिस्फाई कराते हैं। समझ गए। ठीक है, मैंने बताया था इफेक्टिव यार। आवाज नहीं आ रही है, बताओ आवाज नहीं आ रही है क्या। राजीव पूछ रहा है इफेक्टिव स्पैन इफेक्टिव डेप्थ में क्या डिफरेंस है, या किसी और को ये डाउट है। इफेक्टिव स्पैन मैंने बताया था आपको यार, इतना तो बताया मैंने। इफेक्टिव स्पैन आपका सपोर्ट्स के बीच में जो लेंथ होती है, तो राजीव ये वाला चीज ना आप खुद एक बार बुक में पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि यार बहुत बार बता चुका मैं इफेक्टिव स्पैन यहाँ पे। ठीक है ना, इफेक्टिव डेप्थ भी बता चुका हूँ बहुत बार। ठीक है, आगे जाके क्वेश्चंस भी करेंगे हम, जिसमें और क्लियर हो जाएगा आपको, कोई डाउट अभी भी है तो। ठीक है ना, चलिए ठीक है। तो फिर उसके बाद फॉर स्पैन अबव 10 मीटर, अगर 10 मीटर से ज्यादा का स्पैन है तो वैल्यू शुड बी मल्टीप्लाइड, अबव वैल्यू शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 10 बाई स्पैन। ठीक है, 10 बाई स्पैन। जैसे आप समझ लीजिए आपको 12 मीटर का स्पैन है, तो आप 7 से 10 बाई 12 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 10 बाई 12 आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ गए, समझ गए ना। चलिए आगे जाके जब क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ स्टील एंड स्ट्रेस ऑफ स्टील इन टेंशन रीइंफोर्समेंट द वैल्यू शुड बी मॉडिफाइड। ठीक है, मॉडिफाइड किससे मॉडिफाई करेंगे हम। ठीक है, हम मॉडिफाई करेंगे उसको एफएस वैल्यू से। किस वैल्यू से, एफएस वैल्यू से। कैसे, समझ लीजिए आप एएसटी निकालते थे, कैसे निकालते थे आप एएसटी, आप एएसटी निकालते थे, समझ लीजिए आप 0.36 बी इंटू एफ सी के इंटू एक्स यू अपॉन 0.87 एफ वाई, इससे एएसटी निकालते थे। ये क्या होता था, ये होता था एएसटी रिक्वायर्ड। क्या होता था, एएसटी रिक्वायर्ड। ठीक है, समझ लीजिए आपको एएसटी चाहिए आपको 1000 mm का, 1000 mm का आपको एएसटी चाहिए। ठीक है, तो आपने समझ लीजिए आपने अगर 6 बार यूज करे हैं 16 mm के। ठीक है, अगर आपने 6 बार यूज करे हैं, 6 बार्स ऑफ 16 mm यूज कर लिए एएसटी देने के लिए, तो कितना आएगा इसका वैल्यू, सब लोग निकालो।
6 बार मत यूज करो, 5 बार यूज करो, ठीक है। सब लोग निकालो, अगर 5 बार्स ऑफ 16 mm ने यूज किया तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। 1005 mm पॉइंट 3 mm स्क्वायर, ये आएगा आपका, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है आपका AST प्रोवाइडेड, ठीक है। आपके तरफ से जो आपने प्रोवाइड किया है एरिया ऑफ स्टील, वो है ये, ठीक है। AST प्रोवाइडेड, ये था AST रिक्वायर्ड फॉर्मूले से आया, हमें AST रिक्वायर्ड फॉर्मूले से आया कि हमें 1000 mm स्क्वायर चाहिए। हमने प्रोवाइड किया 5 बार्स ऑफ 16 mm, ठीक है। क्या प्रोवाइड किया, 5 बार्स ऑफ 16 mm। तो उसमें कितना आया AST प्रोवाइडेड, 1005.3 mm स्क्वायर, ठीक है। तो अब इन दोनों वैल्यूज से हम एक फैक्टर निकालेंगे, उस फैक्टर का नाम होगा FS, ठीक है। क्या होगा इस फैक्टर का नाम, FS, ठीक है। इस FS के हिसाब से ग्राफ होगा जिससे आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालना होगा, ठीक है। आप इतना चिंता मत कीजिए, वो ग्राफ आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगेगा आपको, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना समझ में आ जाएगा कैसे उससे हमें मॉडिफिकेशन फैक्टर लेना है, ठीक है। तो FS कैसे आएगा आपका, FS आएगा आपका, FS इज इक्वल टू 0.58 इंटू FY, ठीक है। 0.58 इंटू FY इंटू AST रिक्वायर्ड, क्या आएगा ऊपर, रिक्वायर्ड, ठीक है। ये याद रखना, कभी कभी उल्टा कर देते हैं, AST रिक्वायर्ड अपॉन AST प्रोवाइडेड, ठीक है। AST रिक्वायर्ड क्या था हमारे एग्जांपल में, 1000 mm स्क्वायर, ठीक है। AST प्रोवाइडेड क्या था हमारे एग्जांपल में, 1005 mm स्क्वायर, ठीक है। तो 1000 अपॉन 1005 एक फैक्टर निकालोगे आप, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.58 इंटू FY, ठीक है। और इस FS के हिसाब से आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा मैं अभी, इस FS के हिसाब से, और AST का जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट, ठीक है। कैसे निकालोगे आप, PT पता है ना, AST प्रोवाइडेड, जो हमने प्रोवाइड किया है, ठीक है। यहाँ पे प्रोवाइडेड यूज करोगे, AST प्रोवाइडेड अपॉन B इंटू D इफेक्टिव डेप्थ इंटू 100, ठीक है। परसेंटेज ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट, टेंशन, ठीक है, कंप्रेशन नहीं है, PT और FS, ठीक है। इन दोनों वैल्यू के हिसाब से आपका एक मॉडिफिकेशन फैक्टर आएगा, ठीक है। एक आएगा आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो हमारा जो पहले हमने क्या क्या वैल्यूज यूज की थी, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20, कैंटिलीवर के लिए 7, कंटिन्यूअस की 26। तो ये जो वैल्यूज हैं इनको हम इस वाले मॉडिफिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस वैल्यू को हम यूज करेंगे वर्टिकल डिफ्लेक्शन आपका चेक करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल राजीव है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ठीक है, सही बोल रहे हो आप, ठीक है। तो सब लोग देखिए, समझ में आया ना इसका प्रोसीजर, कैसे पहुंचना है मॉडिफिकेशन फैक्टर तक। बाकी ग्राफ देखेंगे अभी, ठीक है। ज्यादा बरी नहीं करना है आपको, ठीक है, आपको अपने आप आ जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। आपको बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। समझ लीजिए मैंने जो भी चीज आपको बताई है एफएस निकालने की, तो आपने समझ लीजिए एफएस निकाल लिया, ठीक है। समझ लीजिए आपका एफएस आ गया 120, ठीक है। समझ लीजिए एफएस आपका 120 आ गया, और परसेंटेज ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट समझ लीजिए आपका आ गया 1.6, ठीक है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, AST प्रोवाइडेड, ठीक है, जो आपने खुद लगाया है वहां पर, अपॉन BD इंटू 100, ये होगा आपका परसेंटेज स्टील रिइंफोर्समेंट, परसेंटेज टेंशन स्टील रिइंफोर्समेंट, ठीक है। तो ये समझ लीजिए इसका आंसर आ गया 1.6 और एफएस का आंसर आ गया 120। तो कौन सा ग्राफ यूज करेंगे, ये वाला ग्राफ, ठीक है। ये तो आपके बहुत सारे ग्राफ दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, ये कौन सा ग्राफ आपको यूज करना है वो आपको एफएस के ऊपर होगा, ठीक है। एफएस समझ लीजिए आपका 120 आ गया, और परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट आ गया 1.6 आ गया। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन गया, ठीक है, यहाँ से आपको एक लाइन गया ऊपर, ठीक है। तो इसने जहां पर एफएस को कट किया, यहाँ पर कट किया, ठीक है, एफएस को उसने यहाँ पर कट किया, है कि नहीं। तो यहाँ से आप आ जाएंगे इस तरफ, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से गए हैं हम, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने एफएस ये वाला ग्राफ यूज कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ 1.6 से ऊपर गए सीधा, और यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल गए, तो कहाँ पर आ गया, ये देखिए यहाँ पे 1.6 है मॉडिफिकेशन फैक्टर, यहाँ 1.2 है, तो इसके मिड में कहीं है हम, ठीक है। तो कुछ भी मान लीजिए, 1.3 मान लीजिए इसको, ठीक है। ज्यादा आपको एक्यूरेट करने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए 1.3 है ये, ठीक है। ये 1.6 है, ये 1.2 है, यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन है, तो इनके मिड में वैल्यू कितनी होगी, 1.4 होगी, है कि नहीं। तो 1.4 से कम है और 1.2 से ज्यादा है, तो 1.3 मान लीजिए उसको, ठीक है। तो हमने जो एल इफेक्टिव बाई डी, ये जो वैल्यूज हमने सीखे थे, क्या क्या सीखे थे, 20 फॉर सिंपली सपोर्टेड,
7 फॉर कैंटिलीवर, 26 फॉर कंटिन्यूअस। तो इससे आपका ये मॉडिफिकेशन फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद आप यूज करेंगे, ठीक है, समझ गए। तो ठीक है, चलिए। तो अभी यार हमारा सिर्फ 1 मिनट बाकी है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट और स्पैन के हिसाब से दो मॉडिफिकेशन फैक्टर सीख लिए। अब एक तीसरा मॉडिफिकेशन फैक्टर है तो आपका कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट के हिसाब से होता है, ठीक है। वो इससे इजियर है, ठीक है, वो समझा देता हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। अभी अगले सेशन का लिंक अभी डालता हूँ क्लासरूम में, ठीक है, उसके बाद करते हैं। अभी मैं एंड कर रहा हूँ ये वाली क्लास, अभी तुरंत भेज रहा हूँ आपको लिंक, तुरंत ज्वाइन कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी मैंने, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ। चलिए, तो स्लाइड शो ऑन करता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, अब मनदीप सिंह ने पूछा है कि यार ये बताइए, अगर एफ एस की वैल्यू 120 नहीं हुई, 145 नहीं हुई, क्या कहीं बीच में हुई, ठीक है, उसमें देखो यार हमें ना अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए भी कोई क्लियर कट वो रूल है नहीं। समझ लीजिए आपकी एफ एस की वैल्यू जो है, एफ एस की वैल्यू समझ लीजिए आपकी आ गई 135, ठीक है। तो 135 ग्राफ तो है नहीं, नहीं दिख रहा ना। तो आप देखोगे जैसे जैसे एफ एस की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे ग्राफ कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है कि नहीं। तो 135 कहाँ पर होगा, 135 कहीं बीच में कहीं होगा आपका, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप कहीं पेंसिल से इसको बना लेंगे अप्रोक्सीमेट करने के लिए, ठीक है। बना लिया, ठीक है। परसेंटेज टेंशन, जो आपका टेंशन रीइंफोर्स का परसेंटेज है, समझ लीजिए वो आपका आ गया 1.4, ठीक है। वो भी नहीं गिवन यहाँ पर, तो 1.4 कहाँ होगा, कहीं मिड में होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप, ठीक है, तो ये हमने अपना अपना बना लिया, ठीक है। ये हमने एफ एस इज इक्वल टू 135 के लिए बना लिया, ठीक है। हमने खुद बना लिया पेंसिल से, ठीक है। पेंसिल से बनाना, पेंसिल में बनाना भाई, ठीक है, मिटा देना उसको बाद में, ठीक है। और 1.4 आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो हम वही करेंगे, यहाँ से ड्रॉ किया, कहाँ तक, अपने ग्राफ तक, जहाँ जो ग्राफ हमने अभी भी बनाया है, ठीक है। और वहां से फिर से हम ले गए, 1 मिनट, फिर से हम ले गए हॉरिजॉन्टली, ठीक है। देखिए यहाँ कहीं पहुंच गए हम, ठीक है, यहाँ कहीं पहुंच गए। तो ये फिर से 1.6 और 1.2 के बीच में है, और 1.4 से कम है, क्योंकि इनके बीच मिड पॉइंट कहाँ का क्या होगा, 1.4। तो इसको मान लीजिए 1.35, 1.32 कुछ भी मान लीजिए मॉडिफिकेशन फैक्टर को, ठीक है, समझ गए। तो ये वो वाला केस है जब एफ एस की वैल्यू भी ऐसी हो जिसका कर्व ना गिवन हो, और परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट भी ऐसा हो जो ग्राफ में ना हो, समझ गए, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, ठीक है, समझ गए इस बात को, ठीक है। इंटरपोलेशन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। किसका इंटरपोलेशन करोगे, एफ एस का, एफ एस का मत करना, एफ एस का इंटरपोलेशन मत करना भाई, ठीक है। एफ एस का ग्राफ देख रहे हो ना, स्ट्रेट नहीं है, लीनियर नहीं है, इंटरपोलेशन मत करना एफ एस का। मॉडिफिकेशन फैक्टर का आपको कैसे इंटरपोलेशन करोगे, किस चीज से करोगे इंटरपोलेशन, बताओ किस चीज से करोगे, आपको अप्रोक्सीमेशन ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, आपका अगर ऐसा होता कि आपका परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट से डायरेक्ट ये आ रहा है, अगर ऐसा होता तो आप कर लेते इंटरपोलेशन, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट भी है और एफ एस की वैल्यू भी है, ठीक है। और एफ एस की वैल्यू लीनियर भी नहीं है। एक तो आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक है परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट जो है आपका ए एस की बाई बी डी, ठीक है। और दूसरा है एफ एस, एफ एस क्या है, 0.58 इंटू एफ वाई इंटू ए एस सी रिक्वायर्ड अपॉन ए एस सी प्रोवाइडेड, ठीक है। तो एक तो वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात, एफ एस की वैल्यू लीनियर नहीं है, कर्व है। तो इंटरपोलेशन गलती से ही मत करना, ठीक है, मैं काट दूंगा अगर एग्जाम में किया तो गलत होगा बिल्कुल, ठीक है। इंटरपोलेशन बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना, ये यही वाला मॉडिफिकेशन फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो मैं 10/स्पैन वाला पढ़ा था, मॉडिफिकेशन फैक्टर बहुत सबको समझ में आ गया होगा, वो जो लल्लू सा है, आसान सा है वो तो, ठीक है। और दूसरा मॉडिफिकेशन फैक्टर ये है, ठीक है। तीसरा ही पढ़ाऊंगा, तीसरा इजी है, तीसरा इजी है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन फैक्टर यही है, ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चन आ सकता है इसको, पूरा का पूरा एक क्वेश्चन आ सकता है 5-10 मार्क का आपका, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना। इसको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो दो चीजें हैं, ठीक है, दो चीजें हैं आपकी, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, आप इसको समझिए। मैं
एक अभी देख, हाँ सॉरी यार, आवाज क्लास खत्म, क्लास कोई दूसरी क्लास है क्या आपकी? बाकी है तो बस खत्म करता हूँ मैं, ठीक है। बस 2-3 और स्लाइड पढ़ा देंगे, ठीक है। आज थ्योरी थी इसलिए थोड़ा लंबा क्लास ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला समझ में आ गया सबको ना? चलिए, बीच में आवाज चली गई होगी मेरी, मेरे को थोड़ा कॉल अटेंड करना था, ठीक है। तो एफ एस आपका जो स्ट्रेस निकालते हो ना, एफ एस ये आपका सर्विस लोड के लिए होता है, ठीक है। सर्विस लोड के लिए है, फैक्टर के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला यही यूज करना है, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए, कभी डेफिनेशन में किसने पूछना कि व्हाट इज एफ एस, तो एफ एस इज द स्ट्रेस इन स्टील एट सर्विस लोड, एट सर्विस लोड, ठीक है। बस ये डिफाइन करने के लिए आपको कोई 1.5 से डिवाइड या मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना उसके लिए, ठीक है। फॉर्मूला यही है, सिंपल यही फॉर्मूला है। एएससी निकालो, एएससी प्रोवाइडेड निकालो, दोनों का रेशियो लो इंटू 0.58 इंटू एफ वाई, ये कर दो, एफ एस आ जाएगा। एफ एस और परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट के हिसाब से आपका मोटिवेशन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत टाइम दे दिया स्लाइड को मैंने, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है। चलिए, अब कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट के हिसाब से भी एक और मॉडिफिकेशन फैक्टर है, ठीक है। ये आपको कुछ नहीं है, ये सिंपल है, पर ये भी लीनियर नहीं है, इसमें भी इंटरपोलेशन मत करने बैठना, ठीक है। ये भी लीनियर नहीं है, पर ठीक है। क्या होगा आपका टेंशन, आपने देखिए ये आपका बीम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम, ये टेंशन रीइंफोर्समेंट होता है, ठीक है। आगे जाके जब डब्ल्यू रीइंफोर्स पढ़ेंगे ना, तो हम ऊपर भी रीइंफोर्समेंट देंगे, ठीक है। तो ये आपका होता है ए एस सी, ठीक है। इसको क्या बोलते थे हम? ए एस सी बोलते थे, एरिया ऑफ स्टील एंड टेंशन। इसको हम बोलते हैं ए एस सी, ठीक है। तो इसका भी कुछ नहीं है, ए एस सी अपॉन बी डी, ठीक है, इंटू 100। फॉर्मूला वही है निकालने का, बस इसको आपको एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन लेना है, ठीक है। तो ये आप निकाल लेंगे पी सी, पी सी उसको पीटी बोलते थे, इसको हम पी सी बोले क्योंकि कंप्रेशन में यूज हो रहा है, ठीक है। तो पीसी निकालेंगे तो परसेंटेज कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, समझ लीजिए आपको 1% आ गया, ठीक है। तो 1% के हिसाब से आपको ऊपर जाना है, ऊपर चले गए, जहां पर उसने कट किया वहां से हॉरिजॉन्टल चले गए, ठीक है। इसे ड्रॉ करता हूँ यार, थोड़ा मैं बेकार ड्रॉ कर दिया, समझ, ठीक है। समझ लीजिए आपका वन आ गया कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट का परसेंटेज, तो ऊपर चले गए यहाँ से, ठीक है। इस कर्व तक गए, कर्व पे पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद कर्व से आप हॉरिजॉन्टल ले लिया, हॉरिजॉन्टल टर्न ले लिया कर्व से, तो ये आपकी वैल्यू जो आ गई, ये आपकी जो वैल्यू आ गई, इसके हिसाब से आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर आ जाएगा। किसके लिए? कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट के लिए। क्या होगा? 1.3 और 1.2 के बीच में है ना ये कहीं, तो 1.1 ले लो इसको, ठीक है। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? जो आपका, एक मिनट, जो आपके मैंने वैल्यूज बताए थे कौन से 20 फॉर सिंपली सपोर्टेड, 7 फॉर कैंटिलीवर, 26 फॉर कंटिन्यूअस। तो इन तीनों से आप ये, इन तीनों में जो भी आपका बीम है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे मॉडिफिकेशन फैक्टर ये वाला, ठीक है। समझ में आया ये वाला कर, ठीक है। 1.1 हाउ, फिर से 1.1 के 1.2 1.3 के बीच में पहुंचे ना हम लोग, तो ओ सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, 1.1 नहीं होगा, ठीक है गलती कर दी मैंने, ठीक है। 1.1 नहीं होगा यार, 1.25 मान लीजिए, 1.25, ठीक है। 1.25 तो हो सकता है ना, 1.1 नहीं होगा, मुझे भी लग ही रहा था बोलते वक्त, सॉरी वो गलती करती, ठीक है। 1.25 होगा, ठीक है। समझ गए ना? हाँ 1.25 है यार, ठीक है, 1.25 होना चाहिए, बिल्कुल गौरव यार, थैंक यू बताने के लिए, ठीक है। ऐसे देखते रहना है, गलतियां करते रहता हूँ मैं कभी कभी, ठीक है। तो 1.25, ठीक है। तो इसको आप इस इन वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये किसकी वैल्यू थी हमारी? एल इफेक्टिव अपॉन ई इफेक्टिव, डी इफेक्टिव है, डी बोल दो, कुछ भी बोल दो, है डब्ल्यू है वो तो, ठीक है। सिम्बी सपोर्ट के लिए 20, कैंटिलीवर के लिए 7, और इसकी 26, ठीक है। समझ गए ना? अब स्लैब्स के लिए आपको जो वैल्यू होता है ना अलग होता है, जो जब स्लैब पढ़ेंगे ना हम, तब सीखेंगे स्लैब के लिए क्या वैल्यूज होती है, ठीक है। तो तीनों मॉडिफिकेशन फैक्टर समझ में आ गया ना, ठीक है। एक क्या था? 10 बाई स्पैन, ठीक है, पहला मॉडिफिकेशन फैक्टर था ये। दूसरे में क्या था? हमने एफ एस सी निकाला था, है ना, एफ एस सी इज इक्वल टू 0.8 एफ वाई इंटू ए एस सी रिक्वायर्ड अपॉन ए एस सी प्रोवाइडेड, यही था, ठीक है, यही था। और उसमें दूसरा क्या निकाला था हमने? परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट। तो इन दोनों के हिसाब से हमारा दूसरा मॉडिफिकेशन फैक्टर आया था K2। मान लीजिए ये K1 है आपका पहला मॉडिफिकेशन फैक्टर, ठीक है, K1।
K2 और फिर K3 था। K3 किसकी वजह से था? कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट की वजह से। ठीक है, तो ये तीनों मॉडिफिकेशन फैक्टर को समझ में आ गए ना? अगर इनमें से कोई मॉडिफिकेशन फैक्टर रिपीट करना हो तो बता देना। ठीक है, हम आज शायद इससे आगे ना बढ़े क्योंकि आपको समझना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेस किसका इग्नोर करते हैं हम? टेंसाइल स्ट्रेंथ इग्नोर करते हैं कंक्रीट का। एक्सेस तो कोई कुछ और इग्नोर तो करते नहीं हम। टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट का इग्नोर करते हैं हम डिजाइनिंग के वक्त, क्योंकि कंक्रीट जो है टेंशन में वीक होता है, तो हम टेंशन उसको लेने ही नहीं देंगे। हम बोलेंगे कंक्रीट है ही नहीं वहाँ, कंक्रीट क्रैक हो गया। ठीक है, इसलिए इग्नोर करते हैं, क्योंकि कंक्रीट ब्रिटल होता है। ब्रिटल होगा तो टेंशन में वो सडनली टूट जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को डिजाइनिंग में इग्नोर करते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन फैक्टर K1, K2, K3, किसी को कोई डाउट है? 4-5 बंदे बोल दो क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, K1, K2, K3 सबको है ना क्लियर? बिल्कुल, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर करो सब कुछ मैं। चलिए, बाकी आपकी अटेंडेंस कम होते जा रही है आप लोगों की। जो भी नहीं आ रहे हो यार, आया करो क्लास में। ठीक है, चलिए रीइंफोर्समेंट, ये मिनिमम रीइंफोर्समेंट का क्लॉज है। ठीक है, आपका जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट है वो इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका AST है, ठीक है, AST बाई BD शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.85, ठीक है, अपॉन FY। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका मिनिमम स्टील, जैसे आप मिनिमम शीयर रीइंफोर्समेंट के लिए एक फॉर्मूला था ना, क्या था वो? ASV अपॉन BSV ग्रेटर देन इक्वल टू 0.40 अपॉन 0.87 FY। ये था ना हमारा शेयर इन्फोर्समेंट के मिनिमम के लिए, है कि नहीं? वैसे ही हमारा टेंशन रीइंफोर्समेंट के मिनिमम एरिया के लिए ये हमारा क्लॉज है। ठीक है, AST अपॉन BD शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.85 अपॉन FY। परसेंटेज में करोगे तो क्या होगा? 85 अपॉन FY परसेंटेज। ठीक है, 85 अपॉन FY परसेंटेज ऑफ BD, ये हमारा मिनिमम रीइंफोर्समेंट है, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन स्टील। ठीक है, AST। ठीक है, AST अपॉन BD मिनिमम, AST मिनिमम शुड बी 85 अपॉन FY परसेंटेज ऑफ BD, या फिर अगर आपको रेशियो में निकालना है तो 0.85 अपॉन FY। ठीक है, पेज 46 में देखना। ठीक है, पेज 46 तक पहुंच गए हैं हम लोग। ठीक है, तो पेज 46 में आपका, ठीक है, उसमें आपका ये गिवन है। ठीक है, क्लॉज 26.5.1। ठीक है, आपका फॉर्मूला वैसे पेज नंबर 47 में है। ठीक है ना, कोई डाउट इस फॉर्मूले में? हाँ, ग्रेडिंग दे दूंगा मैं। ठीक है, थोड़ा सा एग्जामिनेशन चल रहा था ना यहाँ पे, तो एग्जाम ड्यूटी में थोड़ा बिजी था मैं। ठीक है, ग्रेडिंग दे दूंगा मैं, कोई चिंता मत करो उसमें। अगर सही टाइम पे दिया है तो ग्रेड 100 से कम नहीं होगा आपका। ठीक है, तो ग्रेडिंग में दे दूंगा आपको, कोई इसमें कोई चिंता नहीं है। कोई अगर डाउट वोट होता है असाइनमेंट में तो पूछ लेना। असाइनमेंट 4 भी आपका आजकल में आपको दे दूंगा मैं। ठीक है, उसमें आपको शेयर और बॉन्ड का करना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, सही से करना उस क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी आपका मिनिमम एरिया ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट इन टेंशन, उसके लिए आपका यह क्लॉज है। ठीक है, ये मिनिमम एरिया ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, आपको याद है मैंने एक क्लॉज की बात करी थी, AST लिमिटिंग। क्या की थी मैंने? AST लिमिटिंग, वो किसके लिए था? AST लिमिटिंग वो किसके लिए था? कि वो सिंगली रीइंफोर्स्ड ही रहे, सिंगली रीइंफोर्स्ड ही रहे और अंडर रीइंफोर्स्ड भी रहे, है कि नहीं? सिंगली अंडर रीइंफोर्स्ड के लिए एक AST लिमिटिंग था, तो उससे कंफ्यूज मत कर लेना इस चीज को। ठीक है ना, जब भी आप एरिया ऑफ स्टील देते हैं तो आप उसको आप इससे कंपेयर करेंगे कि आपका जो टेंशन एरिया का मिनिमम एरिया, टेंशन स्टील का जो मिनिमम है वो आपका इससे कम ना हो। ठीक है, AST लिमिटिंग आपका अलग चीज था। ठीक है, ये AST मिनिमम है। ठीक है ना, ये मिनिमम रीइंफोर्समेंट है, मिनिमम है तो मैक्सिमम भी होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आप देखिए, हमने मिनिमम बात करी पहले। यहाँ पर किससे हमने किसको यूज किया था? इफेक्टिव डेप्थ को यूज किया था, है कि नहीं? इफेक्टिव डेप्थ को। ठीक है, और मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट हमारा 4% ऑफ टोटल एरिया। ठीक है, BD ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, जैसे आपका मिनिमम रीइंफोर्समेंट 0.85 अपॉन FY होना चाहिए, वैसे आपका मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चाहे वो कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट हो, चाहे वो टेंशन रीइंफोर्समेंट हो, कोई भी रीइंफोर्समेंट हो, वो टोटल एरिया क्या होगा?
यहाँ पर हम बी डी की बात कर रहे हैं, बी स्मॉल डी जो इफेक्टिव एरिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम टोटल एरिया की बात करेंगे, बी इंटू बड़ा डी ओवरऑल डेप्थ। मैंने कहा था ना ओवरऑल डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ दोनों का अपना अपना यूज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने कौन सा यूज किया है, ओवरऑल डेप्थ, ठीक है, ओवरऑल डेप्थ। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ शील्ड रिइंफोर्समेंट, जिससे ज्यादा नहीं होना चाहिए शील्ड रिइंफोर्समेंट, वो कितना है 4% ऑफ बी इंटू डी ओवरऑल डेप्थ, ठीक है। और मिनिमम शील्ड रिइंफोर्समेंट के लिए क्या यूज करेंगे, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। यहीं पे हम क्लास खत्म कर रहे हैं आज, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले देखिए, समझिए उनको, और बताइए कोई अगर डाउट है तो। बाकी मेरे ख्याल से चैट पे किसी ने कुछ डाउट पूछा है। 0.85 आपका यार देखो वो आईएस कोड ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, वो आपके आईएस कोड के एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है एज सच, ठीक है। ठीक, अरे 0.87 तो अलग चीज होती थी, 0.87 एफ वाई आपका स्ट्रेस इन स्टील होता था, ठीक है। 0.85 यहाँ पर अलग चीज है, इस 0.85 को 0.87 से कंपेयर करके कंफ्यूज मत होइए, ठीक है ना। तो ये मिनिमम स्टील रीइंफोर्समेंट के लिए है और ये मैक्सिमम स्टील रीइंफोर्समेंट के लिए है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए, तो साइड फेज ये सब हम लोग अगली क्लास में समझेंगे, ठीक है। साइड फेज रीइंफोर्समेंट अगली क्लास में समझेंगे। हाँ मीन्स दोनों अलग है, बिल्कुल यार राजीव, दोनों अलग चीज है, ठीक है। तो ये बताइए क्लास को आगे बढ़ाएं कि क्लास को एंड करें यहाँ पर, कोई अगर दूसरी क्लास है तो एंड करते हैं हम फिर, ठीक है, ठीक है। चैट में बता दीजिए अगर क्लास को आगे बढ़ाना है तो, अगर आगे बढ़ाना है तो हम आगे बढ़ाएंगे क्लास को, ठीक है, वरना एंड कर देंगे। चलो एंड करने के लिए बोल रहे हैं बच्चे, ठीक है। चलो बहुत हो गया आज के लिए, ठीक है, तो हम खत्म करते हैं क्लास को यहाँ पे। और बाकी सीआर कौन है, हर्षित है ना मेरे ख्याल से सीआर। हर्षित थोड़ा थोड़ा मेंटेन करो यार, ये बच्चे बहुत कम आ रहे हैं क्लास में, ठीक है। 28 पार्टिसिपेंट्स हैं, रिकॉर्डिंग तो आ जाएगी उनके पास, ठीक है, पर फिर भी डाउट्स वगैरह लाइव समझना अलग बात होती है ना। तो उनको बता देना कि क्लासेस थोड़ा अटेंड करने के। 28 पार्टिसिपेंट्स ही थे आज, बिल्कुल ठीक है, बहुत ही कम पार्टिसिपेंट्स थे आज तो, ठीक है। चलिए मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, बाकी हम मिलते हैं फ्राइडे को, ठीक है। आज असाइनमेंट आज या कल शाम तक आ जाएगा, ठीक है ना, तो असाइनमेंट करना है सबको, ठीक है। चलिए, ओके बाय।